अभियोजन पक्ष को रखने की अनुमति चाहते हैं। महोदय, मामला कुछ इस प्रकार है कि कविता का विवाह दिनांक 17/7/1994 को विश्वविद्यालय परिषद रोहतक में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कर्मवीर के साथ संपन्न हुआ था। महोदय, कविता की ससुराल में उसके पति के अतिरिक्त पति की माँ माया, बहन सोनिया, भाई धर्मवीर और परमवीर थे, जो विश्वविद्यालय परिषद स्थित मकान नंबर 36 में रहते थे। विवाह के कुछ दिनों के बाद से ही उन्होंने कविता को दहेज के कारण प्रताड़ित करना, मारपीट करना और दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया था। सभी प्रयासों के बाद भी कविता के प्रति उनके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया और उनका व्यवहार बद से बदतर होता गया। दिनांक 26/9/1996 को दोपहर 3:30 बजे पुलिस को टेलीफोन से किसी अज्ञात व्यक्ति के माध्यम से सूचना मिली कि विश्वविद्यालय परिसर स्थान मकान नंबर 36 में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। तब घटना के बारे में पुलिस जानकारी लेने के लिए अग्रसर हुई। वहां कविता का पिता कंवर सिंह पहुंच गया था और उसने घटनास्थल पर देखा और अपनी पुत्री के शव को पहचाना। दिनांक 27/9/1996 को पुलिस थाना सिविल लाइन रोहतक में कंवर सिंह अभियोजन साक्ष्य 3 द्वारा घटना की शिकायत करी गई, जिसमें दहेज के कारण परेशान करना और प्रताड़ित करना बताया गया और इसी के कारण उसकी पुत्री कविता द्वारा कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करना बताया गया। इस शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन अंतर्गत धारा 498A, 304B, 306 और 34 IPC पंजीबद्ध किया गया। अन्वेषण अधिकारी द्वारा मौका नक्शा व लाश पंचनामा तैयार किया गया। शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेजा गया। साक्ष्यों के कथन लिखित किए गए। अस्पताल से प्राप्त विषय रासायनिक विश्लेषण हेतु भेजा गया। अन्वेषण पूर्ण होने पर पुलिस द्वारा न्यायालय में सभी उपरोक्त अभियुक्तगण के खिलाफ अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। माननीय कुछ अभियोजन की तरफ से मैं साक्ष्य कोर्ट में पेश करना चाहूंगी। मृतिका के पिता कंवर सिंह, जो अभियोजन साक्ष्य 3 के द्वारा अपने कथनों में यह बताया कि कविता के विवाह के सिर्फ 20 से 25 दिन बाद से ही अभियुक्तगण पति करमवीर और उसके दोनों भाइयों, माँ और बहन ने कविता को पैसों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया था और जब कविता अपने पिता के घर आई थी तो उसने अपने माता पिता और भाई को पूरी कहानी बताई। उसके द्वारा यह भी बताया गया कि उसके द्वारा मामले की जांच की गई तो करमवीर और उसकी मां ने उसे बताया कि उन्हें पैसों की जरूरत थी क्योंकि उन्हें सोनिया का विवाह भी करना था और करमवीर को 20,000 रुपए दे दे तो वो कविता को परेशान करना बंद कर देंगे। कविता द्वारा भेजा गया एक पत्र भी उन्हें प्राप्त हुआ जिसमें दहेज की निरंतर मांग और प्रताड़ना के बारे में लिखा गया। मृतिका के पिता ने 20,000 और बाद में 25,000 रुपए फ्रिज और सोने की चेन खरीदने के लिए दिया था और करमवीर द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि अब उनका परिवार कविता को भविष्य में परेशान नहीं करेगा, किंतु परिस्थितियों में कोई भी परिवर्तन नहीं आया और जब संक्रांति पर कविता का भाई परंपरागत सामान लेकर गया तब अभियुक्तगण ने 30,000 रुपए की मांग करते हुए सामान फेंकने की भी धमकी दी। जून 1996 में कविता को उनके पिता के पास दिल्ली में छोड़ दिया गया था और बाद में जब मृतिका के पिता ने मामले को सुलझाने का निवेदन किया और लिखित क्षमा याचना किया तब जून 1996 में कविता को अभियुक्तगण अपने घर लाया। कुछ दिनों के बाद जब वह अभियुक्तगण अपने घर लाया गया तो कविता के ससुराल गया और कविता ने उसे बताया कि हालात में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जब पैसा दिया जाता है तो 10 से 20 दिनों के लिए शांति हो जाती है और उसके बाद वही निर्दयतापूर्ण पीटा जाता है और बाद में दिनांक 26/9/1996 को कविता की मृत्यु की सूचना मिलती है। मृतिका के भाई पंकज ने भी कथन दिया है कि बहन कविता ने ससुराल से लौटकर उसे दहेज की मांग पर दी जाने वाली प्रताड़ना और दुर्व्यवहार के बारे में बताया था। साक्षी ने यह भी बताया कि जब वो संक्रांति पर परंपरागत सामान लेकर कविता के ससुराल गया तो उसे 30,000 रुपए की मांग करने के बाबत कहा गया कि और सामान फेंकने की धमकी भी दी गई और अभियुक्तगण द्वारा उसे अपमानित भी किया गया। शेष अभियोजन की तरफ से तर्क हमारे साथी अधिवक्ता देंगे। सर, जैसा कि महोदय मेरी सहायक अभिभाषक महोदय ने बताया, तर्क इस प्रकार है कि कविता की मृत्यु हुई है 26/9/1996 को, इसमें कोई संदेह है। दहेज की मांग भी की गई थी उनके इन लॉज के द्वारा, जो ससुराल पक्ष के व्यक्ति हैं उनके द्वारा, और सेक्शन 313 CRPC में जब उनसे पूछा गया तो अभियुक्त जो मुख्य अभियुक्त है करमवीर, उसकी मां माया देवी ने स्वीकार किया है कि उन्होंने दहेज की मांग की थी क्योंकि उन्हें अपनी पुत्री सोनिया का विवाह करना था। और इस आधार पर अभियोजन ये मांग करता है कि सभी अभियुक्तों को अधिकतम सजा दी जाए क्योंकि यहाँ पर 113A और 113B ऑफ एविडेंस एक्ट उसकी प्रिजम्पशन अराइज होती है। अभियुक्त की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं। बचाव पक्ष के अनुसार मृतिका मानसिक बीमारी से पीड़ित थी और निराशा में होने से उसके द्वारा आत्महत्या की गई। निराशा में अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसमें दिल्ली इसके अतिरिक्त मृतिका की सास माया देवी शिक्षा होने के कारण
और घटना दिनांक को घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थी। अभियोजन प्रकरण हितग्रस्त साक्षियों के साक्ष्य पर आधारित है जो कि दुर्भाग्यग्रस्त है और विश्वास योग्य नहीं है। इस आधार पर मेरे अभियुक्त व उनके परिवार वालों ने जो भी आरोप लगाए हैं वह सारे के सारे झूठे हैं तथा अभियोजन पक्ष के पास ऐसे कोई अज्ञात व्यक्ति के गवाह या साक्ष्य पेश नहीं किए गए जिससे साबित हो कि अभियुक्त द्वारा कविता की हत्या की गई है तथा 449A के अंतर्गत परिवार वालों को फंसाया जाना कानून का दुरुपयोग बताया गया है जो इस प्रकार है। एक केस में बताया गया रामदेव वर्सेस बॉम्बे हाई कोर्ट। इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी देखा गया है कि सेक्शन 498 के तहत शिकायत में पति के सभी रिश्तेदारों को प्रतिवादी के रूप में या उन्हें आरोपी के रूप में पेश करना फैशन है। इस प्रकार कानून का दुरुपयोग को दर्शाया गया। बहुत दूर रहती थी फिर भी उसे आरोपी बनाया गया क्योंकि वह आरोपी की रिश्तेदार थी। इस मामले में यह साबित होता है कि अभियुक्त गढ़ की मां जो कि दिल्ली में शिक्षक के रूप में कार्यरत है उन्हें इस मामले में झूठे फंसाया जा रहा है। घटना दिनांक को करमवीर की मां दिल्ली में थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने घरेलू हिंसा के मामले में पति के घर वालों को फंसाने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। अभियोजन के साक्ष्य कथन में करमवीर की मां ने बताया है कि करमवीर की बहन विवाह के लिए कुछ पैसों की सहायता की मांग की गई है। उस सहायता की मांग को दहेज प्रताड़न की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता है। अतः अभियोजन पक्ष के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया जिससे वह बातों को साफ कर सके कि मृतक कविता ने आत्महत्या दहेज प्रताड़न से ग्रस्त होके की है। जांच के दौरान ना ही किसी जहरीले पदार्थ की पुष्टि की गई है जिससे यह स्पष्ट हो कि अभियुक्त द्वारा कविता को जहर पिलाया गया। भारतीय दंड संहिता की 304B धारा 304B के तहत हत्या का अपराध बनाया जा सकता है यदि यह स्थापित नहीं हो पाता है कि मृत्यु का कारण अप्राकृतिक था, अर्थात अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि मृतक पत्नी की मृत्यु पहले से दहेज मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा था। इसमें केस है कुमार वर्सेस अन्य उत्तराखंड राज्य। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि दहेज हत्या का अपराध साबित नहीं हुआ है। अतः पिता भाई और पीड़ित की मौखिक गवाही को दहेज की मांग से संबंधित विरोधाभासी पाया गया है तथा बयानों में भिन्नता जताई गई है कि कब पति द्वारा पैसों की मांग की गई है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शादी से पहले या उस समय पर दहेज की मांग नहीं की थी। शादी दिनांक 17/7/1994 को हुई थी। मृत्यु 26/9/1994 को हुई थी। हालांकि इस मामले में पिता और भाई की मौखिक गवाही के अलावा अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया, अर्थात अभियोजन द्वारा जो भी सामग्री प्राप्त की गई है वह विश्वसनीय नहीं है। अतः ध्यान दिया जाना चाहिए कि 30,000 रुपए की मांग कब की गई थी तथा किस उद्देश्य से की गई थी। आपराधिक मौत साबित नहीं हुई है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि मृतक की मौत जहर खाने से हुई है, लेकिन यह आरोप निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण साबित नहीं हुआ है। शव परीक्षण में रिपोर्ट में यह निष्कर्ष नहीं निकला है कि मौत जहर खाने से हुई है। मृतक के शरीर में या अपराध स्थल पर जहर की कोई निशान नहीं पाए गए हैं। आरोपी के पास कोई जहर नहीं पाया गया है। इस संबंध में न्यायालय से अनुरोध करती हूँ कि मृत्यु को साबित करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों को संदर्भ किया जाए, जैसे कि शरद विंध्याचल वर्सेस महाराष्ट्र राज्य के मामले में निर्धारित किया गया है। किसी अभियुक्त का मृतक को जहर देने का स्पष्ट उद्देश्य था कि मृतक की मृत्यु जहर के कारण हुई थी, जिसे दिया गया है कि आरोप के कब्जे में जहर था, कि आरोपी के पास मृतक को जहर देने का अवसर था। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मृतक की मौत जहर से हुई थी। दूसरा, यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ताओं के कब्जों में जहर था। पुलिस ने अपीलकर्ताओं या उनके घर से कोई जहर बरामद नहीं किया है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से किसी भी जहर की उपस्थिति से इनकार किया गया है। अतः मैं अभियुक्त की ओर से अनुरोध करती हूँ कि स्पष्ट साक्ष्य के आधार पर ही मामले की जांच की जाए। तो माननीय न्यायालय महोदय से बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहती हूँ। डॉक्टर बीपी महिला ने यह कथन दिया कि करमवीर की पत्नी का उपचार उनके द्वारा किया जा रहा था। दिनांक 26 अगस्त 1996 को उन्होंने ओपीडी पर्ची के अनुसार कविता का निरीक्षण किया था। दस्तावेज के अनुसार मरीज मामूली डिप्रेशन से पीड़ित थी तथा
सामान्य गतिविधियों में अपनी रुचि भी खो दी थी तथा वह पिछले 2 माह से नींद और भूख उसे कम हो रही थी। उसने अपने ससुराल वालों और पति के विरुद्ध शिकायत की थी, परंतु उसने दहेज की मांग या क्रूरता के संबंध में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया था। उसने कभी कभी आत्महत्या संबंधी विचारों के संबंध में उल्लेख किया था। साक्षी ने प्रति परीक्षण में स्वीकार किया है कि पर्ची में लिखी शिकायतें कविता एवं उसके पति के द्वारा बताई गई थी, परंतु यह नहीं बताया जा सकता है कि कौन सी बातें पति द्वारा कही गई थी तथा कौन सी बातें कविता द्वारा कही गई। साक्षी द्वारा यह भी स्वीकृत है कि मरीज को देखने का लगा समय पर्ची में नहीं लिखा गया, परंतु सामान्यतः वह नए मरीज को देखने में 20 से 30 मिनट लेता है। उसने स्वीकार किया कि पर्ची पर मरीज का पहचान चिन्ह या हस्ताक्षर नहीं लिखा गया। अन्य साक्षी राजवाला ने कथन दिया है कि घटना दिनांक को माया देवी दिल्ली स्कूल में थी, अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के अनुसार अन्यत्र उपस्थिति के सिद्धांतों को प्रतिपादित करती है, जिसके अनुसार माया देवी घटना दिनांक को दिल्ली में मौजूद थी, जिसकी पुष्टि राजवाला द्वारा की जा चुकी है, अतः उन्हें इस सिद्धांत का लाभ दिया जाना चाहिए। जैसा कि अभियोजन पक्ष के द्वारा मृतका के भाई एवं पिता के अनुश्रुत साक्ष्य को लेकर अन्य कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है एवं पिता व भाई मृतका के हितवत पक्षकार है, जो कि अविश्वसनीय है। प्रोफेसर स्टोन ने भी कहा है कि साक्ष्य विधि का शायद ही कोई अन्य सिद्धांत इतना अधिक अनिश्चित तथा अविश्वसनीय संदेह से भरा हो जितना कि अनुश्रुत साक्ष्य संदेहपूर्ण व अविश्वसनीय है। धारा 304B के अनुसार अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है जो यह दर्शित करता हो कि कविता के साथ उसके पति या अन्य व्यक्ति के द्वारा दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता की गई थी या उसे तंग किया गया था। इस संबंध में एक मामले का संदर्भ देना चाहूंगी। गुरुदत्ता सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 1992। इस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया है कि जहां विष के कारण पत्नी की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के अंदर हो गई थी तथा अभियुक्त पति द्वारा धन मांगे जाने के संबंध में साक्ष्य अपने आप में विरोधात्मक थे। इसके अतिरिक्त क्रूरता तथा उत्पीड़न के अभाव में मात्र मांग में ही धारा 304B के अधीन दहेज मृत्यु की अवधारणा नहीं की जा सकती है, अतः अभियुक्त दोष मुक्ति का हकदार था। स्टेट ऑफ गुजरात बनाम सुनील कुमार कन्हैयालाल जानी 1997 के बाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि पत्नी के साथ मात्र झगड़ालू जीवन या ठीक से बर्ताव न किया जाना ही आत्महत्या का दुष्प्रेरण करने के लिए साबित नहीं होता है, तथा उपयुक्त मामले में भी धारा 306 के आरोप के हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया है जो यह साबित करता हो कि पति करमवीर या उसके कविता के ससुराल वालों द्वारा कविता को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया गया था। यहाँ तक कि जब अज्ञात व्यक्ति द्वारा पुलिस को सब के संबंध में सूचना दी गई, उस समय घटना स्थल पर अभियुक्तगण पति करमवीर, मां माया देवी, बहन तथा उसके भाई में से किसी के भी उपस्थित होने का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि मात्र उस कविता के पिता वहां उस समय उपस्थित थे। उनके द्वारा ही कविता के शव की पहचान की गई थी। अतः उपयुक्त साक्ष्यों से यह साबित होता है कि मृतका के द्वारा आत्महत्या उसकी सुनिश्चित तथा डिप्रेशन की बीमारी के कारण की गई है, जिसमें अभियुक्तगण करमवीर तथा उसके परिवार के विरुद्ध अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप निराधार एवं ना साबित हैं। इसलिए न्यायालय से प्रार्थना है कि उन्हें दोष मुक्त किया जाए। अभियोजन तर्क सामग्री साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 का किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उदाहरण है। इस धारा के अंतर्गत यह बताया गया है कि स्त्री द्वारा आत्महत्या का करना उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा प्रेरित किया गया है या उसके पति के ऐसे नातेदार के उसके प्रति क्रूरता की गई है जो न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह अवधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके रिश्तेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी। इसमें एक केस है टी मणि वर्सेस तमिलनाडु राज्य AIR 2006 सुप्रीम कोर्ट। इस धारा 113 का अगर अभिलेख पर लाए गए सबूत बताए गए कि मरने की घोषणा पूरी सच्चाई और उजागर नहीं करती है, तो केवल सबूतों के एक टुकड़े के रूप में माना जा सकेगा कि जिसमें घटना को छोड़कर केवल इसके आधार पर सजा नहीं दी जा सकती है। धारा 113B दहेज मृत्यु के बारे में धारा 113B के अंतर्गत इस मामले में इस कारण से लागू नहीं हो सकती है। धारा 113B लागू होने के लिए इस बात का साबित होना जरूरी है कि व्यक्ति जो कथित तौर पर मौत का कारण बना है वह दहेज की मांग को लेकर मृतक के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया या उसने परेशान किया।
में एक और केस है जगजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट धारा 113B के अंतर्गत अदालत इस आधार पर आगे बढ़ने के बाध्य है कि व्यक्ति ने दहेज हत्या का कारण बताया है। यह अनुमान गलत है और यह साबित करने के बारे में उपलब्ध है कि धारा 304B IPC की सामग्री संतुष्ट नहीं है। बचाव तथ्य अतः इन मामलों के आधार पर अभियोजन पक्ष कोई स्पष्ट साक्ष्य देने में सफल नहीं हुई है, अर्थात मृतका के पिता और भाई की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। वे हितबद्ध व्यक्ति हैं और उनके साक्ष्य में अनेक विसंगतियां हैं। इनमें अनुमान साक्ष्य को छोड़कर अन्य कोई साक्ष्य नहीं है। अतः अभियुक्तगण के द्वारा क्रूरता या तंग किया जाना या दहेज की मांग किया जाना साबित नहीं है। मृतका कविता अस्वास्थ्यग्रस्त थी और चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार वह शून्यचित्त के रोग से ग्रसित थी जो आत्महत्या का कारण हो सकता है। अतः अभियुक्तगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और उन्हें दोषमुक्त किया जाना चाहिए। यह तर्क भी किया गया है कि दहेज मृत्यु के अपराध के लिए दहेज प्रताड़ना एवं क्रूरता मृत्यु के ठीक पहले होना चाहिए, लेकिन इसके लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है। इसके अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मृतका के साथ क्रूरता या तंग करने का व्यवहार किए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। अतः बचाव साक्ष्य 3 के अंतर्गत यह बताया गया है कि घटना दिनांक परमवीर की मां दिल्ली में थी। इस आधार पर अभियुक्त व उनके परिवार जो भी आरोप लगाए गए हैं वह अविश्वसनीय है। मैं न्यायालय से अनुरोध करती हूँ कि स्पष्ट साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जाए और मेरे अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए। सर, बचाव पक्ष ने स्वयं ही सिद्ध कर दिया कि वो दोषी है उनके अभियुक्त, क्योंकि इन्होंने कहा है जो 113A का कोर्ट के प्रिजम्पशन के जो हमको प्रूव करना है, प्रोसिक्यूशन जो प्रूव करना होता है वो 3 चीजें। 7 साल के अंदर मृत्यु होनी चाहिए, शादी हुई 17/7/1994, मृत्यु हुई 26/9/1996, 2 साल और 2 महीने बाद लगभग, तो 2 साल 2 महीने में मृत्यु हुई। ये सिद्ध हो गया कि 7 साल के अंदर है। दहेज के लिए पीड़ित किया गया, ये 313 CRPC में जब माया देवी ने बयान दिए कोर्ट को तभी ये प्रूव कर दिया था कि उन्होंने अपनी बेटी सोनिया के विवाह के लिए दहेज मांगे, जिसमें पहले 25,000 फिर 20,000 2 बार लिए और 30,000 की मांग की गई जो मिले नहीं उनको अभी तक। तो ये दूसरी चीज सिद्ध हो गई। तीसरी 113A के लिए जो हमको प्रूव करना होता है वो होता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। यहाँ पर डिप्रेस महिला ऑलरेडी थी कविता, उसको इन्होंने पीड़ित किया, मतलब प्रताड़ित किया दहेज के लिए, बार बार ये बोल के कि अपने घर से दहेज लाओ, उस कारण उसकी सुसाइडल टेंडेंसी और बढ़ी और उसने सुसाइड कर लिया फाइनली। इन्होंने जो कहा कि माया देवी दिल्ली में सरकारी स्कूल में नौकरी करती है, ये ठीक है कि वो मृत्यु दिनांक पर अपने स्कूल में उपस्थित थी, उसका अटेंडेंस रजिस्टर सारी चीजें उपलब्ध थी। लेकिन दिल्ली से रोहतक की दूरी कुल मिलाकर 130 किलोमीटर है, जिसको कवर करने में मैक्स टू मैक्स 2 घंटे लगेंगे। माया देवी 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आई अपने घर, वो सैटरडे संडे को आती होंगी। उन्होंने उकसाया अपने बेटे को कि इससे दहेज मांगो, या खुद कहा होगा कविता से कि दहेज लाओ, उससे उसकी सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ी और उसने मौका पाकर जब घर में कोई नहीं था तो सुसाइड कर लिया। तो इससे ये तो प्रूफ होता है कि 113A का प्रिजम्पशन तो अराइज होता ही है। और फिर माननीय न्यायालय लोग के संयोग से धन्यवाद। 13 और जो B की बात की जा रही है उसमें ये आप साबित कीजिए कि मृतक जो कविता है उन्हें मतलब दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, ऐसा कोई साक्ष्य पेश कीजिए आप जिससे साबित हो कि उसको प्रताड़ित की वो दहेज के लिए, उसके बाद भी उसने जहर खाकर आत्महत्या की है। जैसा कि बचाव पक्ष द्वारा यह साबित किया जा चुका है कि डॉक्टर ने भी इस चीज़ की पुष्टि की है कि कविता डिप्रेशन तथा अवसादग्रस्त थी, तो हो सकता है कि वो अपनी बीमारी के कारण स्वयं ही आत्महत्या कर बैठी हो। बाकी कविता के पिता एवं भाई के अलावा ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया है जो यह साबित करता हो कि कविता के साथ क्रूरता या दहेज की मांग के संबंध में कोई भी प्रताड़ना दी जा रही है। इसका सबूत ये है, साक्ष्य है कि 313 CRPC में उन्होंने न्यायालय में ये बात कबूली है कि हमने पैसों की मांग की जिसमें 20,000 और 25,000 रुपये मिल भी चुके हैं उनको, तो ये दहेज की मांग तो हो गई। और महोदय निश्चित ही रूप से जब वो बीमार थी और ये चीज उनके ससुराल पक्ष को पता थी तो उसके लिए प्रताड़ित करना कि आप दहेज लेके आए, और जैसे कि ड्रॉपरी की बात है तो वो हमने सिद्ध कर ही दी है। आपने फिजिकली टॉर्चर नहीं किया, आपने केवल मेंटली हैरेस किया, केवल मेंटली उसको बोल के इतना प्रेशराइज किया कि आप दहेज लाओ, और उससे उसकी सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ी और उसने सुसाइड कर लिया। तो इसलिए इनको 306 में सजा बनती है, 304B में हो या ना हो। कविता की मां ने रिश्तेदार होने के नाते एक सहायता की थी, जो कि उनकी नंदन जो है उन विवाह के लिए पैसों की मांग की गई थी, ना कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने के उद्देश्य से मांग गई।